हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे चहेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर आप स्पेशल एमपी से हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और अगर आप अदर स्टेट्स के भी हैं लेकिन आपका सपना है कि एमपीपीएससी सेट एग्जाम क्लियर करना, तो आप सभी के लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप सभी के लिए फाइनली यहां पर एग्जाम फॉर्म ओपन हो चुके हैं और फाइनली एमपी सेट का नोटिफिकेशन भी आ गया था और आप सभी के लिए 25 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिल करना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो एमपी सेट का सपना देख रहे हैं और इवन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए नेट या सेट होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हो तो एमपी सेट का, क्योंकि वहां पर पैटर्न इजी होता है और नेट की तुलना में यहां पर एग्जाम काफी इजीएस्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं एमपी सेट को क्वालिफाइड करके आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना अपना पूरा कर सकते हो। तो सभी जल्दी से जो है वो अपडेट हो जाओ, क्योंकि 25 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज हमारे फॉर्म के 3 दिन हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलने वाली है, उसकी तैयारी आप सभी कर सको। और एमपी में यह हमेशा सिस्टम रहा है कि जब जब भी एमपी में सेट आई है उसके 2 या 3 महीने में, ज्यादा नहीं, 1.5 या 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाती है। तो यूं मान के चलिए कि एमपी सेट का एग्जाम होने के अगले 1 महीने में आपके जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आपको लगभग देखने को मिल जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी आप जल्दी से जल्दी पूरी करो। तो आइए इस सेशन में जो हमारी मेन बात है कि हम एमपी सेट का जो आवेदन फॉर्म आ चुका है उसको पूरी तरीके से कैसे फिल करें, पूरी प्रक्रिया में आपको बताऊंगा एक एक करके, ताकि आपको पता रहे कि किस ऑप्शन में क्या भरना है या किस पोर्टल पे किस पेज पर कौन सी डिटेल मुझे क्वालिफाइड करनी है, कौन सी डिटेल मुझे फिल करनी है। तो वो सब कुछ आपको भरने में कहीं दिक्कत नहीं आए, क्योंकि एमपी में एसएसओ का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना पड़ता है। तो मैं आपको एक एक करके डेप्थ में जाकर सब कुछ बताऊंगा कि एमपी सेट का जो है वो यहाँ पर आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है। और जितने भी हमारे एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी जो स्पेशल सेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना लिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वहां जाके आप इसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आप जो है वो हमारी टीम के द्वारा जितने भी एमपी से रिलेटेड कोई भी सेशंस हो गया या फिर पीडीएफ्स हो गई, कोई स्पेशल फाइल हो गई या एमसीक्यू सेशंस हो गए, या समय समय पर हमारी टीम के द्वारा वीकली चैट भी ओपन की जाती है, ताकि वहां आप अपनी बात को रख सकें। तो इन सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप सभी के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है, तो आप निश्चित रूप से इसे ज्वाइन कर लें। और लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म आपने शायद नहीं देखा होगा जहां पर सबसे बड़ा फैकल्टी पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इवन एक एक सब्जेक्ट्स के लिए एक एक एक्सपर्टीज नहीं, बल्कि 3-3 एक्सपर्टीज जुड़े हुए हैं। आप सब देख सकते हैं, जैसे अकाउंट्स के एक्सपर्टीज, बिजनेस के हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, साथ में अदर सब्जेक्ट्स में लीगल एस्पेक्ट्स हो गए, टैक्स के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, स्टेटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स हो गए। तो हर तरीके से आपके साथ आरपीएससी अड्डा जुड़ा हुआ है, जहां पर लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल, वो भी अनुभवी जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ। तो निश्चित रूप से हमारी टीम के साथ जुड़िए, जहां पर 500 प्लस रिजल्ट्स हम अलग अलग एग्जाम्स में दे चुके हैं, जहां पर जूनियर अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। और एमपी के स्टूडेंट्स के लिए तो हमारी यहां पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एमपी के स्टूडेंट्स तो हमारे राजस्थान के आरपीएससी अड्डा को स्पेशली जानते हैं। क्योंकि एमपी सेट का आप रिजल्ट देखना, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट हो गया, और साथ में एमपी असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट हो गया, टैक्सेशन असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया, ये सारे रिजल्ट आप देखिए। एमपी वर्ग 1 एचएसटी एसटी का रिजल्ट, जहां पर हमने बम्पर में सिलेक्शंस दिए। और इवन सबसे बड़ी बात है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने टॉप 10 में से 6 रिजल्ट दिए, और वो भी एक एक नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं एमपी ऑल एमपी रैंक 1 के साथ हमने जो है वो रिजल्ट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी काबिलियत को बताने के लिए, हमारी एक्सपर्टीज को बताने के लिए, या हमारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट को बताने के लिए काफी है। तो जितने भी एमपी के स्टूडेंट्स इस सेशन को स्पेशली देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार अपने सपने को पूरा कीजिए एमपी सेट को। और एमपी सेट का कोर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से हमारी टीम से पढ़कर इस बार अपना सपना आप पूरा कीजिए। अब बात करते हैं एमपीपीएससी, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, जहां पर ये 15 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था। और आपके लिए मैं बता दूं, आवेदन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट हमारी हो गई है, 25 अक्टूबर से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आज फॉर्म के 3 दिन हो गए हैं और लास्ट डेट आपके 20 नवंबर 2025 रहने वाली है। लेकिन समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डे का वेट नहीं करना है, क्योंकि आजकल क्या है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो लास्ट में सर्वर डाउन होने का, इंटरनेट इश्यू आने का, या और भी कोई रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखें
कि आपको समय रहते हैं, हालांकि 20 नवंबर है, लेकिन आप इससे पहले बहुत जल्दी जितना हो सके आप फॉर्म भर लें। ठीक है, तो एमपी सेट का मैंने आपको बता दिया है कि 25 अक्टूबर को वैकेंसी का फॉर्म ओपन हो चुका है और लास्ट डेट 20 नवंबर है। ठीक है, और अब आते हैं हम यहाँ पर जो हमारी मेन बात है इस सेशन की कि सर कैसे फॉर्म को हमें फिल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से चलेंगे, एक एक करके ढंग से मैं आपको एक एक फोल्डर के अंदर बताऊंगा कि किसमें क्या डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर एसएसओ आईडी का ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पर, ठीक है, आप जब एमपीपीएससी के ऑफिशियल जो है वो पोर्टल पे जाओगे, ठीक है ना, तो आपका ऐसा होम पेज आपको दिखेगा। होम पेज में आपको जाके कहाँ अप्लाई करना है, तो वो देखो, आप अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे तो सबसे पहले आप देखो एडवर्टाइज आपको सबसे पहले दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेट, ये आपका रिक्रूटमेंट है जो आपको दिख रहा है। स्टार्ट डेट आपके सामने 25 अक्टूबर मैंने बताई दी, 20 नवंबर लास्ट डेट है और ये इसका लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको डायरेक्टली ये पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एसएसओ आईडी का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको ऑफिशियल आपका जो है वो वेबसाइट पे जाना है, एमपीपीएससी पे आप जाओगे, फिर होम पेज पे जाके जो मैंने बताया वहां पे जाकर ही ये फिल होगा। अगर आपको दिक्कत आए इसके बावजूद भी तो आप किसी भी एसएस ई मित्र पे जाके नजदीकी वहां फिल करवा सकते हो, लेकिन बहुत इजी सिस्टम है, बहुत आसान प्रक्रिया, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो आप अपना पैसा भी बचा सकते हो यहाँ पर, और आप अपना इजी वे में घर बैठे भी आप अपने मोबाइल से या अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर किसी भी सिस्टम से जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है आप भर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है, सेट में राज्य पात्रता परीक्षा के विषय का विवरण। तो इसमें अगर आपका जो ऐच्छिक सब्जेक्ट आप चुनने वाले हो वो आपको लेना है। जैसे कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाले कॉमर्स लेंगे, यूं कहने का मतलब। आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स का लेंगे, केमिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, ज्योग्राफी, स्टेट्स, लॉ। ठीक है, और इसमें आपको स्नातकोत्तर विषय को चुनना है। स्नातकोत्तर विषय में आपका जो पीजी के अंदर जो आएगा, हाँ, तो अपन कॉमर्स के हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमर्स के रिगार्डिंग कॉमर्स बनना, और सेकंड नंबर पे कॉमर्स आ रहा है, देखो क्लियर है आपको। हम कॉमर्स के हैं तो ज्यादा उलझना ही नहीं है, सीधा कॉमर्स आता है। नेट में इसमें कोड आता है सब्जेक्ट का, लेकिन सेट में तो क्या कोड नहीं है, नेट में कोड होता है। जैसे कॉमर्स का 8 होता है, जैसे मुझे ध्यान है, तो यहाँ पर कोड नहीं है, डायरेक्टली सब्जेक्ट है, कॉमर्स भर दिया। इधर आपको जो पीजी में चूज करना है वो लेना, तो पीजी में भी क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ कॉमर्स आया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉमर्स का ऑप्शन ही आएगा। फिर देखो, क्या आपने पहले से यूजीसी नेट या सीएसआईआर की जो नेट होती है वो, हालांकि ये साइंस वालों की होती है, कॉमर्स में इसमें रोल ही नहीं है, और स्लेट हो गया या एमपी सेट का पहले से आपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, मतलब आप ऑलरेडी पहले से नेट या सेट क्वालिफाइड हैं क्या। अगर आप हैं तो आपको छुपाना नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको छुपा नहीं सकते। यस है तो यस करना है, नो है तो नो। अगर यस है तो इन्होंने अपनी तरफ से आग्रह किया, जो मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि अगर आपने पूर्व में यानी कि 25 से पहले यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश का स्लेट होता है, ठीक है, और यातायात सेट जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त के लिए वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्र परीक्षा 25 से तो आवेदन न करें, ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से बोर्ड ने कहा है। पर हमारे पास जो न्यूज है ये वैसा के वैसा आपको मैंने दिखा दिया। देखो, हमारी तरफ से कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसा आ रहा है पोर्टल पे वैसा मैंने बताया। अब इन्होंने क्यों मना किया है उसका रीजन हमारे पास नहीं है, या तो फिर हो सकता है रीजन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और कभी स्टूडेंट्स बार बार रेगुलर क्लियर करते हैं, और इसमें क्या होता है, फिक्स स्टूडेंट को लेना होता है, फिक्स परसेंटेज। तो हो सकता है कि नए स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है इससे, ये भी रीजन रहा होगा। पर ठीक है, स्टूडेंट्स फिर भी बता रहा हूं आवेदन करते हैं, उसका रीजन बताऊं, क्योंकि जैसे नेट में नहीं होता है कि जेआरएफ के लिए करते हैं, पहले नेट क्वालिफाइड है तो जेआरएफ की स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, तो उसका रीजन हम नहीं जानते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर आप पहले से क्वालिफाइड हो, इनमें से किसी भी एक सर्टिफिकेट को प्राप्त किया तो आप आवेदन नहीं करें। ठीक है, ये देखो क्लियर इसमें आ भी रहा है, देखो अच्छा इसका रीजन भी आ गया, इन्होंने नोट डाल रखा है, मतलब क्लियर है कि आप आवेदन मत करो। उसका रीजन क्या है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश स्लेट या सेट के संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 25 है तो आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, मतलब इन्होंने कह दिया कि एक बार आप सेट कर सकते हो क्लियर एक विषय में आपका, ठीक है, दूसरी बार आपने आवेदन कर भी दिया है तो आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, और सेट 25 है तो केवल एक ही विषय में आवेदन करना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एमए भी होते हैं, मान लो तो एमकॉम में भी कर दिया कॉमर्स और एमए इसमें भी कर दिया इकोनॉमिक्स में, तो इन्होंने बोला एक साल में एक ही आवेदन करना है, दूसरा आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करना है आपको, आपकी क्या योग्यता है, क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है, मतलब आप कॉमर्स में हो तो एमकॉम उत्तीर्ण होगा, यस हो तो यस करना है, ठीक है, या फिर उत्तीर्ण नहीं हो लेकिन आपका एमकॉम चल रहा है जैसे प्रीवियस या फाइनल, तो नीचे लाइन वही आ रही है, क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत या परीक्षा परिणाम परीक्षारत है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, या आपको जो है वो क्लियर, आपको दूसरा ऑप्शन या पहले ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है,
जैसे मान लो मैं उत्तीर्ण मान ले तो मैंने ये कर दिया, देखो दोनों में पोर्टल चेंज हो रहा है, नीचे एक लाइन चेंज हो रही है। तो आपको ढंग से फॉर्म भरना है, किसी भी कॉलम को आपको जो है वो इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करोगे तो वैसे भी आगे पेज नहीं खुलेगा और आपका फॉर्म गलत भी हो सकता है। मान लो मैंने माना कि उत्तीर्ण है, तो इन्होंने क्या बोला, क्या संबंधित विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है, उसके साथ में ये भी आ रहा है क्या अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है, यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। यदि हाँ तो स्नातकोत्तर परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है। उस समय क्या पीएचडी में सिस्टम था, उस समय नेट पहले नहीं आया था, पहले पीएचडी होती थी, ठीक है। क्योंकि हमारे पर भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं एक्सपीरियंस पुरानी, तो उनसे हमने देखा है। तो आपको इन्होंने क्लियर बोला, देखो 1991 तक पूर्ण हो चुकी है क्या स्नातकोत्तर परीक्षा, मतलब आपका एमकॉम 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में, जिसमें अभ्यर्थी का विवरण है। इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, आपको प्रथम नाम लिखना है, फिर अभ्यर्थी का मध्य नाम और तीसरा नाम भी आपका आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम बताऊं, ललित कुमार चौबीसा मेरा पूरा नाम है, तो ललित यहाँ आएगा, कुमार यहाँ आएगा, चौबीसा यहाँ आ जाएगा। या डेट ऑफ बर्थ इधर फादर का नाम आ जाएगा, फिर मेल फीमेल जो भी है, और साथ में 1/1/2026 को आपकी आयु, वो हालांकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। और आपकी मदर का नाम भी लिखना है आपको, मतलब फादर मदर का नाम भी आपको इसमें देना है। फिर आपको विवाह से संबंधित विवरण देना है, मतलब मैरिटल स्टेटस बताना है, क्या आप मैरिड है, यस है तो यस। जीवित बच्चों की संख्या यहाँ आ जाएगी, क्या जुड़े बच्चे हैं तो भी देखो इसमें देना है, ट्विंस है तो यस और नो करना है, ठीक है। और पति पत्नी का नाम, मतलब जैसे आप अगर मेल हैं तो पत्नी का नाम, अगर मैरिड है तो आ जाएगा, अगर मैरिड ही नहीं है तो फिर ये सारे कॉलम क्या हो जाएंगे आपके, जो है वो स्किप हो जाएंगे, मतलब आपको इसमें फिल करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यस नो का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने जैसे मान लो, देखता हूं मैं, कोई मेरिड नहीं है स्टूडेंट, उसने नो कर दिया, तो देखो दो चीजें वैसे ही इसमें हाइड हो गई, तीन चीजें। जब आप मेरिड है ही नहीं तो फिर आपके 3 कॉलम वैसे भी बंद हो गए, है ना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरिड है तो ही इसमें आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो क्लियर है आप सबको। बाकी ये वही आ गया है, डाइवोर्स है, कोई परित्यक्ता है तो ये आ जाएगा। ये तो कॉलम आप अपने सब देख लेना, बेसिक डिटेल्स है इसमें। फिर मूल सूचना का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यस है तो यस करना है। यस करके देखते हैं, क्योंकि दूसरा कोई कॉलम तो नहीं खुल रहा है। यस है तो इसमें श्रेणी भी आ रही है आपकी, देखो अनरिजर्व है, या फिर आप SC ST OBC EWS में किस में आ रहे हो, ठीक है। क्या अभ्यर्थी क्रीमिलियर में आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मतलब वो नहीं होता ओबीसी के अंदर क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, तो उसके अकॉर्डिंग है, जैसी कैटेगरी में, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ओबीसी करता है, मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, तो इधर कुछ ऑप्शन में चेंजेस नहीं हुआ है, यूआर कर रहा है तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूं ताकि आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज कैसे फिल करनी है। फिर जाति का नाम, ठीक है, और बाकी डिटेल्स आपकी कैटेगरी वाली है। मूल सूचना है तो बेसिक डिटेल्स है। फिर आपका दिव्यांगता का वर्गीकरण है, अगर कोई विद्यार्थी हैंडीक्राफ्ट है, दिव्यांग है, और आपको पता है अब दिव्यांगता अधिनियम के अनुसार किसी भी को आप जो है वो अपंग नहीं कह सकते, अब आपको उसको विकलांग नहीं कह सकते, अब दिव्यांग कहेंगे, क्योंकि वो भगवान का एक विशेष विद्यार्थी है, या वो विशेष लड़का या लड़की है। दिव्यांग यानी कि वो दिव्य अंग वाला है, उसको आप अपंग नहीं कह सकते, ये भी ध्यान रखना है। विकलांग नहीं बोल सकते, अब उसको दिव्यांग कहना पड़ेगा। तो दिव्यांगता का विवरण है इसमें, जैसे क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% से अधिक स्थायी दिव्यांग है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें डिटेल्स देनी है। और ये कोई हम मन से नहीं बोल सकते हैं, ये सर्टिफिकेट होता है जो मेडिकली उसको दिया जाता है। जैसे मान लो कोई जल गया है तो उसमें आता है कि कितना % जला हुआ है, 40%, 50%, 60%, ऐसे। तो वैसे ही है दिव्यांगता में भी, उसका दिखाना पड़ेगा परसेंटेज उसको कि वो 40% है या उससे अधिक स्थायी दिव्यांग है, ठीक है। दिव्यांगता का प्रकार भी आ रहा है, देखो जैसे दृष्टिबाधित है, LD है, श्रवण बाधित तो नहीं है, सुनने की हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, है ना, विजुअली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दृष्टिबाधित तो नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकली डिसेबल्ड है, शारीरिक अक्षमता है, मतलब जो उसका डिसेबल्ड के अंदर भी कैटेगरी वो आपको बतानी पड़ेगी। दिव्यांगता पत्र क्रमांक हो गया, अगर उसको कोई दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो यहाँ पर भरेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रमाण बताएगा कि परमानेंट वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट उसके पास या टेम्परेरी है। दिव्यांगता का प्रतिशत हो गया, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, तो दिव्यांगता से रिलेटेड है। फिर अन्य विवरण है, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने से दंडित किया गया है, मतलब किसी सेवा में था या पहले किसी राज्य की सेवा में या अन्य सेवा में है, तो वहां से क्या उसको किसी प्रकार से दंडित तो नहीं किया गया, दंडित किया गया, पनिष्ड, तो यस और नो उसको बताना है। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा या चयन से विवर्जित तो नहीं हुआ है, किसी परीक्षा से पहले विवर्जित किया गया है, तो यस और नो बताना है। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक दंड तो नहीं है, है ना, तो फिर वो भी बताना है यस और नो में, ठीक है। परीक्षा केंद्र का विवरण आपको भरना है। परीक्षा केंद्र का प्रथम विकल्प, मतलब आपको 4 विकल्प करने हैं। आपको MP के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की, आप कहां पर एग्जाम सेंटर चाहते हो। जैसे मैं बताऊं, मान लो इसमें आ रहा है, देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, है ना, खारगोन, रतलाम, रेवा, सागर, सतना, ठीक है, उज्जैन, ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा परीक्षा केंद्र का विवरण कि आप जो है वो कहां पर फाइनली एग्जाम देना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने पहला ले लिया इंदौर ले लिया, भोपाल ले लिया, सेकंड में मान लो मैंने ग्वालियर ले लिया,
थर्ड में मुझे लगा कि जो बाहर का स्टूडेंट उसको लगा कि उज्जैन घूम के आ जाएंगे, तो उसने उज्जैन भर लिया। और फोर्थ में उसने मान लो जो है वो रतलाम ले लिया। इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो भरने हैं, परीक्षा केंद्र का आपको विवरण देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका शैक्षणिक विवरण है, जिसमें आपको 10th, फिर आपका 12th, फिर आपका ग्रेजुएशन, पीजी, ठीक है, या और भी कोई आपके पास डिग्री है तो वो आपको फिल करना है जैसा पूछा गया है। 10th में परीक्षा उत्तीर्ण का ईयर कौन सा है, कौन सा ग्रेड था, डिवीजन था, या आपके उस समय सीजीपीए जो ग्रेड होती थी, सब्जेक्ट आपको भरना है। यहाँ पर पूर्णांक लिखना है, फिर कितने प्राप्तांक मिले, मान लो 600 का पूर्णांक है तो 600 में से कितने मार्क्स आए, फिर परसेंटेज, फिर डिवीजन भी बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या, और संबंधित बोर्ड बताना है, एमपीपीएस के अंदर कौन से बोर्ड से आपने 10th करी है ना, उत्तीर्ण वर्ष, ये सब। फिर ऐसा कैसा 12th भी बताना है, फिर ग्रेजुएशन और पीजी, ठीक है, ये डिटेल आपको देना है। फिर आपको एड्रेस देना है, बस सीधी सी बात है, ये वर्तमान पता है पत्राचार के लिए। आपको राज्य भी भरना है, आपका कौन से राज्य में आप आते हो, ठीक है। राज्य के बाद आपको इधर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट भरना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको एड्रेस पूरा भरना है, पिन कोड, और आपको लैंडमार्क देना है जहां पर आप निवास करते हैं उसका आसपास कोई ना कोई ऐसा चिन्ह, लैंडमार्क, आपका लोकेलिटी, कोई एरिया जिससे उसको स्पेसिफाई किया जा सके, ठीक है। क्या वर्तमान पत्राचार तो स्थायी पता है, अगर वो यस है तो इसको यस करना है, नो है तो नो करना है, ठीक है। और अगर अलग है तो स्थायी पता आपको अलग से और भरना पड़ेगा। और लास्ट में अपना फोटो आपको चूज करना है, आपकी फाइल से चूज फोटो करना है यहाँ पर, ठीक है। और इधर आपको जो है वो क्या करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जैसा हम हर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी को डालना है इसमें, और इसको फाइनली यहां तक करना है। और लास्ट में घोषणा है कि मैं, आपका नाम आ जाएगा डैश डैश डैश, पुत्र या पुत्री है, उम्र, निवासी, जिला, प्रदेश, ठीक है। घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे विश्वास के अनुसार जो है वो क्या है, यहाँ पर सही है। तो ये सब आपको फिल करना है, और ये फिल करोगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड है, इसमें भी आप जैसे 7-4 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 3 आपको भरना है, तो आपको फाइनली वेरीफाई करना है जैसे कैप्चा कोड होता है, और आपको नेक्स्ट करना है और आगे जाना है। बैक में जाना कोई दिक्कत है तो वापस बैक में जा सकते हो, नेक्स्ट जाना तो नेक्स्ट चले जाओगे। तो इस तरीके से आपका जो है वो फॉर्म है, ठीक है। अभी हमने क्या सारी डिटेल्स नहीं पढ़ी है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर आपको मैंने पूरा मोटे मोटे तौर पे क्लियर कर दिया है। तो ये आपका एमपीपीएससी में मैंने बता दिया, एमपी सेट का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 अक्टूबर को फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, मतलब 20 नवंबर का वेट न करते हुए जितना जल्दी हो गए उसका फॉर्म फिल करो और तैयारी शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूं 1.5-2 महीने में तैयारी कंप्लीट कर दो, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। एग्जाम डेट भी इसकी आ चुकी है, और ये एग्जाम डेट जो शायद मैं पहले भूल गया हूँ, 11 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम है आपके लिए। तो ये मान के चलो कि दिसंबर एंड तक आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाएगी, और इसके 2 महीने बाद मोस्ट ऑफ, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद कभी भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी हो सकता है, क्योंकि ये हर स्टेट में हम देखते हैं। वैसे एमपी में भी क्लियर है, जैसे ही एमपी सेट आती है, एमपी सेट के अगले 2.5-3 महीने में या 3-4 महीने में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाती है। भले ही कम पोस्ट पर आए, पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जितना जल्दी अगले 2 महीने में मान के चलिए ये आ जाएगी। मतलब एग्जाम की बात करूं तो मार्च में इसका एग्जाम होने की संभावना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये भी मान लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, और लगभग 2,000-2,500 पदों तक ये वैकेंसी आपके सामने आएगी, तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। एमपी में पैटर्न बहुत अच्छा रहता है, और एमपी में एग्जाम भी बैक टू बैक आते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना है, वो जल्दी से जल्दी पूरा करो, अब फॉर्म फिल करो और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। तो तैयारी करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी के लिए आरपीएससी अड्डा खड़ा है हमेशा। और आपने लास्ट टाइम के रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट्स हैं, एक बार जरूर हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन या हमारे ऑफिशियल चैनल पे आकर आप देख लेना, लास्ट टाइम के रिजल्ट्स आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। इवन हमारे इंटरव्यू में भी हमने उनके इंटरव्यू भी लिए स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने हमारे यहाँ से कोर्स लेकर पढ़ाई करी और फाइनली न केवल सिलेक्शन बल्कि रैंक यहाँ पर प्राप्त करी है। तो बिल्कुल एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है आरपीएससी अड्डा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो एमपी सेट कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, जहां पर रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स हैं, और साथ में ई बुक्स एंड ई नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो हमारे सारे ई फॉर्मेट में होते हैं, पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे चैप्टर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक फोल्डर में कंप्लीट है। तो एक बार आप जरूर हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिएगा, देन आप बताइएगा, आप 100% जो है वो सेटिस्फाई होंगे, और अपनी तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दो। क्योंकि समय आपको मैंने बता दिया, आजकल हर एग्जाम में डेट भी पहले आ जाती है। तो 11 जनवरी को एग्जाम है, अब क्या सोचना, अक्टूबर तो गया, अब बचे आपके पास सामने केवल और केवल 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। जनवरी को भी मत कीजिए आप 10 दिन, वो आप मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे 60-70 दिन आपके पास हैं। तो 70 दिन की एक स्ट्रेटेजी बनाइए, और इसके लिए भी हमको सेशन टाइम मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। 70 डेज या 50 डेज की स्ट्रेटेजी कि कैसे सेट को क्वालिफाइड करना है और अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। और बाकी आप सब जानते ही हैं, सबसे पहले सबसे अधिक वीडियो सॉल्यूशन, सबसे पहले सबसे अधिक आंसर कीज, पीवाईक्यू सेशन, डाउट सेशंस, मैराथन क्लासेस, मेगा टेस्ट या और अलग अलग तरीके के ऑफर्स, नकुल सर के द्वारा लिए जाने वाले विशेष सेशंस, हमारी अदर फैकल्टी टीम के द्वारा किया जाने वाला मोटिवेशंस, ठीक है, समय समय पर लिए जाने वाले शॉर्ट्स,
या और भी कोई वेबिनार या इंटरव्यू, हर तरीके से हमारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। और ऑल इंडिया लेवल पर सबसे अलग हमारे इंस्टीट्यूशन को बनाता है कोई, तो वो है हमारा बाइलिंगुअल पढ़ाने का तरीका, जहां पर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश हम आपको पढ़ाते हैं। और यही चीज है कि हमें खास बनाती है, और यही कारण है कि स्टूडेंट्स चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, उसको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हमेशा पता होता है कि आरपीसी अड्डा जो है वो हमेशा और हमेशा जो है वो बाइलिंगुअल ही पढ़ाता है। तो ये सब कुछ आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए काफी होते हैं। और बाकी जितनी भी आपको मैंने जानकारी दी या कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरी है, तो स्क्रीन पर आपको मैंने 2 नंबर दिखाए हैं, इस पर कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट कर लेना, ताकि जो है वो आप कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज कर सके। ठीक है, बाकी हमारी क्विज होती रहती है और YouTube पे हमारे सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस, प्लेलिस्ट, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होते हैं, तो समय समय पर आप इनको भी देख सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने का। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी एमपी सेट को लेकर, वो मैंने आपको बता दी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, लास्ट तक आपको मैंने बताया। तो आप आराम से इजी वे में अपने सिस्टम पर भी बैठकर कंप्यूटर से, इंटरनेट से कनेक्टिविटी करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से कोर्स लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट जो है वो आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।